नमस्कारम। नेक्स्ट लेक्चर जो हमने करना है वो है चार्जिंग सेक्शन की बैलेंस बातें। लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक डिस्कस किया था, तो चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स का जो बैकबोन सेक्शन है सेक्शन 4, उसको हम लेवी भी बोलते हैं, चार्ज भी बोलते हैं। और मैंने आपको मैथमेटिकल इक्वेशन में इसको याद रखने के लिए बोला था, टोटल इनकम अर्न बाय ए पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर शैल बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर एट टैक्स रेट प्रिवेलिंग इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो ये सारी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। आपके लिए जो एनुअल फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है वो है फाइनेंस एक्ट 2022। फिर हमें आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है पहला तो कि इनकम क्या होता है। आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है हमें? आपको मैं मॉड्यूल में से ही पढ़ाऊंगा डायरेक्टली कि इनकम मीन्स व्हाट। चलो ठीक है, एक बार आपको इनकम समझ में आ गया तो आपको समझना है कि टोटल इनकम क्या होता है। इनकम का जो डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन दिया जाता है सेक्शन 224 इनकम में। अच्छा, ये जो क्लॉज है ना, ये क्लॉज भी एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मानी जा सकती है वो इनकम की है, क्योंकि इनकम टैक्स इज ऑन इनकम। और इनकम कहां पे लिखा है? सेक्शन 2 क्लॉज 24 में। तो ये क्लॉज का नंबर भी आप लोग प्लीज याद रख लीजिए। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बात बता दी थी आप लोगों को कि इनकम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सम इनकम फॉर्म्स पार्ट ऑफ टोटल इनकम एंड सम इनकम डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। अब जो इनकम जो फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम है, डेफिनेटली वो टैक्सेबल इनकम है, उसके बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 5 में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में। बट इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, वो तो टैक्सेबल हो नहीं सकता, क्योंकि लेवी जो है वो टोटल इनकम के ऊपर लगी हुई है। तो इनकम विच इज नॉट अ टोटल इनकम कैन नॉट बी टैक्स इन द इंडिया। सो उस इनकम्स को हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम, और उसकी लिस्ट दी गई है सेक्शन 10 में। और यहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद है तो, कि इनकम टैक्स सिलेक्टिव अप्रोच वाला लॉ है कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच वाला लॉ है? इनकम टैक्स सिलेक्टिव है कि कॉम्प्रिहेंसिव है? कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव है मतलब क्या? हम आपको उसकी लिस्ट कभी नहीं बता सकते कि इनकम टैक्स में क्या क्या टैक्सेबल है। दैट लिस्ट नोबडी हैज, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इवन दे डोंट हैव द लिस्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम, बट दे डेफिनेटली हैव लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। तो आपको क्या बाय हार्ट करना पड़ेगा लाइफ में? एग्जेम्प्ट क्या क्या है वो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। एक बार आपने ये बाय हार्ट कर लिया कि एग्जेम्प्ट क्या क्या होता है, तो जो एग्जेम्प्ट है वो एग्जेम्प्ट है, जो एग्जेम्प्ट नहीं है वो डेफिनेटली टैक्सेबल है। तो सैलरी टैक्सेबल है, ये कहां लिखा है? वो नहीं दिखा सकता मैं। सैलरी एग्जेम्प्ट नहीं है वो मैं दिखा सकता हूं आपको, और क्योंकि सैलरी एग्जेम्प्ट नहीं है तो सैलरी टैक्सेबल है। सर डेयरी का बिजनेस कर रहा हूं मैं, तो डेयरी वाला बिजनेस जो है वो टैक्सेबल होगा क्या? हाँ टैक्सेबल होगा। क्यों टैक्सेबल होगा? क्योंकि वो एग्जेम्प्ट नहीं है। तो क्या एग्जेम्प्ट है वो हमारे पास है। तो व्हाट यू नीड टू लर्न कि एग्जम्पशन क्या है, वो उसकी लिस्ट लिमिटेड होती है, तो इसको नेगेटिव लिस्ट बोला जाता है। नेगेटिव लिस्ट मतलब यू नीड टू लर्न व्हाट इज नॉट टैक्सेबल इन द लॉ, बिकॉज बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग एल्स इज टैक्सेबल। तो ऐसा कुछ होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने लिखे थे। सेक्शन 10(1) इंडियन एग्रीकल्चर इनकम, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, ये सारी चीजें हैं जिसको हमने एग्जेम्प्ट किया था। फिर सेकेंड वर्डिंग में आपको क्या आ रहा है कि पर्सन होना जरूरी है। सर आपका क्या होना जरूरी है? पर्सन। इनकम टैक्स का लेवी आपके ऊपर तभी आ सकता है कि आप जब पर्सन हो। तो डेफिनेटली जो असेसी होते हैं, ऑल असेसीज आर पर्सन। ये तो डेफिनेटली है कि ऑल असेसीज आर पर्सन, बट ऑल पर्संस आर नॉट असेसीज ना, आर नॉट असेसीज। क्यों? क्योंकि सर पर्सन तो आप भी हो, पर्सन तो मैं भी हूं, लेकिन आप टैक्स नहीं भरते। पर्सन तो ये कंपनी भी है, ठीक है ना, कंपनी तो टैक्स भर देगी। तो पर्सन जो होते हैं ना, जब तक आप पर्सन नहीं बनते तब तक आप असेसी नहीं बन सकते। पहले आपको पर्सन बनना पड़ता है, फिर आपको असेसी बनना पड़ता है। तो डेफिनेटली जितने भी असेसी है वो तो पर्सन ही है, क्योंकि पर्सन का डेफिनेशन कितना वाइड है देखो। और पर्सन का डेफिनेशन इंक्लूसिव फॉर्म में रखा हुआ है, मतलब ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। ये जो लास्ट वाला जो है ना, वो आपका एक्सेट्रा वाला पर्सन कैटेगरी है। मतलब जो पहले कैटेगरीज में फॉल नहीं होता, वो लास्ट वाला रेसिडियल कैटेगरी में फॉल होता है। रेसिडियल मतलब बचा हुआ कैटेगरी। सो व्हाट इज देयर इन द पर्सन डेफिनेशन? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। और सारे पर्सन्स को टैक्स लगता है, ऐसे नहीं है, बिकॉज हमारे इंडिविजुअल्स इंडिया में ओनली 3% ऑफ इंडिविजुअल्स आर पेइंग टैक्सेस, 97% इंडिविजुअल्स आर नॉट पेइंग टैक्सेस। अब आज का जो हमारा लेक्चर चालू होने वाला है वो चालू होने वाला है यहां से, क्योंकि ये पर्सन ने इनकम कमाना है प्रीवियस ईयर में। एंड जस्ट नाउ आई हैव शोड यू द मॉड्यूल
जहां पे प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है आप लोगों के लिए, प्रीवियस ईयर 22-23, और प्रीवियस असेसमेंट ईयर आपका होगा वो 23-24 का होगा, ठीक है ना सर। तो बाकी असेसमेंट ईयर वाले बच्चे ये लेक्चर देख सकते हैं क्या? AY 22-23 वाले स्टूडेंट भी ये लेक्चर देख सकते हैं क्या? डेफिनेटली देख सकते हैं, क्योंकि टैक्स का रेट चेंज नहीं हुआ है। टैक्स का रेट हैज रिमेन सेम इन द करंट ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर। दिस लेक्चर्स आर टेक्निकली रिकॉर्डेड फॉर नेक्स्ट ईयर, लेकिन करंट ईयर के बच्चों को भी अगर एग्जाम के लिए नवंबर या दिसंबर के बच्चों को अगर देखना है तो इवन दे कैन सी दिस लेक्चर्स, देयर इज नो हार्म इन दिस, बिकॉज लॉ सेम ही है, आप लोगों को ऐसा लगेगा सेम ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। ऑलराइट, चलो आगे चलता हूं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो डेफिनेशन है दोस्तों वो मींस में लिखा गया है। कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ये? मींस। तो दो तरीके के डेफिनेशंस होती है, मैंने आपको बताना था। डेफिनेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। दो टाइप के डेफिनेशन होते हैं लॉ में, इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव डेफिनेशन जो है दे विल स्टार्ट विद द वर्ड इंक्लूड्स, ठीक है ना, और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट होती है वर्ड मींस के साथ। अगर डेफिनेशन इंक्लूड्स वर्ड से स्टार्ट हुई है, अगर कोई भी डेफिनेशन इंक्लूड्स वर्ड से स्टार्ट हुई है तो हम यहां पे रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लगाते हैं। इंटरप्रिटेशन की एक थ्योरी है, रीजनेबल ही पढ़ो इसको, बहुत स्ट्रिक्ट लेके हम नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है वो खाली इलस्ट्रेटिव लिस्ट है कि हाँ ये भी पर्सन है, हाँ वो भी पर्सन है, हाँ वो भी पर्सन है, हाँ कुछ और भी पर्सन हो सकता है। इनकम के साथ भी वही होगा। इनकम का भी जो डेफिनेशन दिया है 224 में वो भी इंक्लूड्स करके बोला गया है, मतलब तो इन 3 पेज का डेफिनेशन उन्होंने लिखा है अलग अलग टाइप का इनकम, लेकिन वो कंप्लीट लिस्ट ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बोलता कि यही इनकम की लिस्ट है तो असेसी कुछ नया कमा लेता जो उस लिस्ट में नहीं है, और असेसी जाके ये प्रूव कर देता कि देखो जी मैंने जो कमाया है ना वो आपके लिस्ट में नहीं है, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने स्मार्टली क्या किया, पर्सन का डेफिनेशन, इनकम का डेफिनेशन इंक्लूसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब उन्होंने जो लिस्ट लिखी हुई है वो तो इनकम है ही, उसके अलावा भी अगर आपने कुछ नया कमाया तो वो भी उस लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता जब डेफिनेशन मींस फॉर्म में लिखी जाती है, यहां पे लिटरल इंटरप्रिटेशन लगता है। जब भी डेफिनेशन मींस से स्टार्ट होता है वहां पे लिटरल इंटरप्रिटेशन आप लोगों को लगाना पड़ता है। लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि उन्होंने जो बोला वही आपको फॉलो करना है, आप और कुछ चीज नहीं फॉलो कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी उन्होंने बोला प्रीवियस ईयर मींस, प्रीवियस ईयर मींस उन्होंने बोला, और प्रीवियस ईयर मींस बोल के उसके आगे लिख दिया उन्होंने फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर मींस अ फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर का आप लोगों को मीनिंग पता ही है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एंड इट एंड्स ऑन मार्च। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एंड इट एंड्स ऑन मार्च, जबकि कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स ऑन जनवरी एंड इट एंड्स ऑन दिसंबर। ऑन एंड आई एम प्रीटी श्योर आप जब छोटे थे 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में तो आपने दिसंबर एंडिंग के कुछ क्वेश्चंस किए होंगे लाइफ में, अकाउंट्स में। आपने जून एंडिंग के भी शायद क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन जून एंडिंग, दिसंबर एंडिंग इनकम टैक्स में एक्सेप्टेबल है क्या? तो इनकम टैक्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए इंडिया के जो लोग टैक्स भरते हैं उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा अप्रैल से लेके मार्च तक ही चलता है। ओके, आई वाज टीचिंग यूके टैक्सेशन कपल ऑफ डेज बैक इन केरला, and in UK taxation they have given choice to choose your previous year। वहां पे वो लोग टैक्स ईयर बोलते हैं, और वहां पे जून एंडिंग भी हो सकता है, दिसंबर एंडिंग भी हो सकता है, आप मार्च एंडिंग भी ले सकते हो, आप अगस्त एंडिंग भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है आपको कब ईयर क्लोज करना है। एंड यू वोंट बिलीव 30 to 40% प्रोविजंस अवॉइड किए जा सकते थे, कॉम्प्लेक्सिटीज को कम किया जा सकता था यूके टैक्स का, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम में जो टैक्स है उसका 30 to 40% कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस किया जा सकता था अगर उन्होंने इंडिया जैसा डेफिनेशन लिखा होता कि सर प्रीवियस ईयर मींस अप्रैल टू मार्च या मार्च एंडिंग, मार्च में इसको क्लोज करना ही पड़ेगा आपको। तो सर अगर मैंने बिजनेस जनवरी में स्टार्ट किया तो मेरे को अगर 12 मंथ करना है तो गवर्नमेंट बोलता है सर 12 मंथ का टेंशन मत लो, आप अपने बिजनेस अगर जनवरी में स्टार्ट किया है तो जनवरी, फेब और मार्च ये जो 3 महीने का आपका जो भी इनकम एक्सपेंस होगा वो आप रिकॉर्ड करो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज कर दो। प्लीज अंडरस्टैंड करो, 3 महीने का भी प्रीवियस ईयर हो सकता है। यूजुअली ईयर का मतलब होता है 12 महीने, लेकिन वो यूजुअली होता है। यहाँ पे हम लोग कैलेंडर्स का गेम नहीं खेल रहे कि एक साल में कितने महीने रहेंगे। प्रीवियस ईयर में 12 मंथ भी हो सकते हैं और लेस देन 12 मंथ भी हो सकते हैं,
बट फॉर श्योर मोर देन 12 मंथ नहीं हो सकते। आपने कंपनीज एक्ट में भी एक प्रोविजन पढ़ा होगा, अगर आपकी कंपनी जैन के बाद अगर इस्टेब्लिश होती है तो द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कैन बी मोर देन 12 मंथ, और आप मैक्सिमम 15 मंथ तक आप जा सकते हो और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करा के ले सकते हो। कंपनीज लॉ आपको परमिट करता है, इनकम टैक्स लॉ आपको परमिट नहीं करता। इनकम टैक्स लॉ में आपको मार्च में ही आपको बुक क्लोज करने हैं। भले आपने 25 मार्च पे 25 मार्च पे भी अगर आपने कंपनी चालू की है तभी भी आपको 31 मार्च पे आपको बुक्स क्लोज करने पड़ेंगे। 6 दिन का जो भी आपका इनकम एक्सपेंस हुआ है वो आपको इनकम टैक्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और आपने नहीं किया तो आपको पेनलाइज किया जाएगा इनकम टैक्स लॉ में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज यू लिटरली कैन नॉट चूज योर अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि अगर ऐसा प्रोविजन दिया होता सिलेक्ट करने का तो लोग चोरी करना चालू कर देते। वो उस महीने में जिस महीने में ज्यादा इनकम है उसके पहले वो लोग ईयर क्लोज कर देते और अपना ईयर मतलब नेक्स्ट मंथ पोस्टपोन कर देते। हम ऐसा करने देंगे ही नहीं। आपका क्लोज, आपका अंत निश्चित है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी फिक्स है। आप लोगों का फुल स्टॉप, लास्ट डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन सबको पता है ना। आप लोगों का अंत जो है वो निश्चित है, लास्ट जो है वो डेथ है, ठीक है ना, उसके आगे कुछ नहीं है। ओके, तो यहां पे भी प्रीवियस ईयर का अंत जो है वो निश्चित है। वो क्या है? 31 मार्च, ये फिक्स है। यहां पे प्रीवियस ईयर क्लोज होगा ही होगा। सर आज सुबह बिजनेस चालू किया था 31 मार्च पे, आज ही मेरा सर बिजनेस का ओपनिंग है, आज बहुत अच्छा मुहूर्त था। एक दिन का भी आप लोगों को अकाउंटिंग करके इनकम टैक्स को दिखाना है। दिस इज दैट लेवल ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ। क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, जब भी मीन से डेफिनेशन स्टार्ट होता है यू कैन नॉट लिटरली चूज कि आप लोगों का अकाउंटिंग ईयर क्या होगा या टैक्स ईयर क्या होगा। इट हैज टू बी previous year, or it means previous year means a financial year. Previous year means a financial year immediately preceding the assessment year. Immediately preceding the assessment year. तो assessment year के पहले वाला जो साल होगा वो आपका जो साल होगा वो previous year होगा। तो अभी आप लोगों का assessment year क्या है? आप लोगों का असेसमेंट ईयर है 2023 2024। इसका इमीडिएट प्रीवियस ईयर, इसका इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर 2022-23 अप्रैल 22 पे ये स्टार्ट होगा और मार्च 23 पे ये खत्म होना ही होना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर उन्होंने बोला इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ। असेसमेंट ईयर जो है वो पीरियड ऑफ 12 मंथ का हो सकता है, क्योंकि असेसमेंट ईयर में खाली असेसमेंट हो रहा है, पैसा तो आपने प्रीवियस ईयर में कमा के रखा हुआ है। एंड इट विल स्टार्ट एट 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। इट हैज टू स्टार्ट एट 1 अप्रैल एवरी ईयर। सर वही अगर प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो मैंने बता दिया कि पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर जो रहता है वो 12 महीने का रहना ही है। एमसीक्यू आ सकता है कि बाय डिफॉल्ट 12 महीने का ईयर कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर की असेसमेंट ईयर। तो प्लीज अंडरस्टैंड करो असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज ऑफ 12 मंथ, क्योंकि डेफिनेशन ही वैसा स्टार्ट हुआ है। एंड विच 12 मंथ? जनवरी टू दिसंबर? ना, अप्रैल टू मार्च वाला, ठीक है ना। तो असेसमेंट ईयर 12 महीने का ही होता है, लेकिन पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर कैन बी 12 मंथ, कैन बी लेस देन 12 मंथ, बट कैन नेवर बी मोर देन 12 मंथ। प्लीज अंडरस्टैंड करो इसे। ये नॉर्मली 1 अप्रैल पे ही स्टार्ट होगा और 31 मार्च पे ही खत्म होगा। ये नॉर्मली ये उन बिजनेसेस के लिए जो बिजनेसेस एग्जिस्टेंस में हैं, जो बिजनेसेस आज नए चालू हुए हैं, ठीक है ना। कोई बिजनेस 18 फेब को चालू हुआ है, 18 फेब को चालू हुआ है, तो 18 फेब से लेके 31 मार्च तक। कोई बिजनेस 1 सितंबर पे स्टार्ट हुआ है तो 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक, क्योंकि इसका अंत निश्चित है। 31 मार्च को इसको क्लोज करना ही पड़ेगा। इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है, डेट ऑफ कमेंसमेंट टू डेट ऑफ 31 मार्च, इसको क्या माना जाएगा? प्रीवियस ईयर माना जाएगा। और ये एक्सेप्शनल रूल न्यू बिजनेस के लिए या न्यू सोर्स ऑफ इनकम के लिए एप्लीकेबल होता है। जो रेगुलर होता है, आपका बिजनेस 3-4 साल पहले चालू हो चुका है तो आपका तो प्रीवियस ईयर 1 तारीख को ही चालू होना है। चलो ईयर ऑफ टैक्स की बात बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप बेसिक चीजें आप लोगों को पता चली प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर की।